जय हिंद। तो देखिए, हमने जो लास्ट लेक्चर किया था हिस्ट्री का, उसमें से हमने क्या किया था, जो हमारे आक्रमण हो रहे थे यवनों की तरफ से, हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, उनको हमने चारों को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ ओरल, और इसके अलावा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था हिंद यूनानियों का आक्रमण। ठीक है, हिंद यूनानियों का आक्रमण, इसके बाद किसका पढ़ा था, शाकों का। ठीक है, और इसके बाद पहलव, और इसके बाद फिर आए थे कौन, कुषाण। कौन आए थे, कुषाण। ठीक है, तो यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। सबसे पहले आपको ये बताना है कि कौन सा हिंदू यूनानी शासक हुआ जो भारत में आक्रमण करने में सफल हुआ। ठीक है, तो ये चीजें मैंने सब बता रखी हैं लेक्चर में। तो कौन सा पहला शासक था जो यहाँ पर आक्रमण करने में सफल हो गया। ठीक है, दूसरा ये बताना है आपको कि इनका कौन सा शासक था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। ठीक है, किसने हराया था, पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आपको शार्ट में लिखूंगा और आपको बताना है पुष्यमित्र शुंग ने एक शासक को हराया था। ठीक है, यहाँ से यदि हम आगे बात करें तो यहाँ पे एक शासक था मिनांडर। कौन था, मिनांडर। काफी सारे आंसर तो मैं यहीं पे देता चला जाऊंगा, बस आगे पीछे होगा वो सीक्वेंस में। इनमें एक शासक था मिनांडर। ठीक है, और उस मिनांडर ने किस भारतीय जो हो तो दर्शन शास्त्री के साथ जो हो तो शास्त्रार्थ किया था, और उसने वहां उनसे प्रश्न पूछा था। तो मतलब भारत के वो कौन से योगी थे, कौन से ऋषि थे जिससे इन्होंने क्या किया था, प्रश्न किया था। किसने, मिनांडर ने। जिससे, ये तो किससे प्रश्न किया था। ठीक है, किससे प्रश्न किया था इस मिनांडर ने। और जो पुस्तक, एक पुस्तक बनी, जो मिनांडर ने जो क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चनों का एक संग्रह है। उस पुस्तक का क्या नाम है। ठीक है, तो बुक का भी नाम बताना है कि बुक का नाम क्या है जो उसने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आगे यदि हम यहाँ पे और बात करें तो इसमें आपको ये बताना है इसमें कि जो हिंद यूनानी थे तो इनके आने से किस कला का, किस आर्ट का जो हो तो भारत में काफी जो हो तो विकास हुआ। ठीक है, तो ये चीज बताना है। ठीक है, अब यदि हम शकों की बात करें तो शकों में शासक कौन था, शक वंश की स्थापना किसने की थी ये बताना है। ठीक है, किसने स्थापना की थी। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें यहाँ पे तो भारत में इनको किसने हराया था। ठीक है, यहाँ पे स्थापना को तो मैंने बताया नहीं था। ठीक है, तो स्थापना को यहाँ पे छोड़िए, आपको ये बताना है कि भारत में इनको किसने हराया था, भारत में किसने हराया था। ठीक है, किसने हराया, पूरा आपको लिखना है, किसने हराया। ठीक है, और उसने हराने के बाद किसकी उपाधि धारण की। ठीक है, जब शकों को उसने हरा दिया तो उसने किसी चीज की उपाधि धारण की थी, और एक क्या चलाया था उसने, एक कैलेंडर भी चलाया था। क्या चलाया था, एक कैलेंडर भी चलाया था। तो उस कैलेंडर का नाम भी बताना है कि उसने कौन सा कैलेंडर चलाया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ कि एक शासक था। ठीक है, जिसने शकों को हराया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको एक आंसर मिल चुका। अब आपको ये बताना है कि कितने लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, कितने शासकों ने, भारत के कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये विक्रमादित्य की उपाधि कितने लोगों ने धारण की, और सबसे ज्यादा जो विख्यात जो विक्रमादित्य हुआ तो कौन सा था। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है। तो यहाँ से क्वेश्चन होगा शक से, और इसके अलावा शकों से ये भी बताना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शक अपने आप को क्या कहते थे, शक अपने आप को क्या कहते थे। ठीक है, क्षत्रप कहते थे कि ये देवपुत्र कहते थे, तो ये बताना है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। पहलवों की यदि बात करें हम तो यहाँ पे पहलवों को और किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये आपको बताना है। पहलवों को और किस नाम से जाना जाता था ये बताना है। ठीक है, पहलवों को और किस नाम से जाना जाता था, दूसरे नाम से ये बताना है। ठीक है, कुषाणों की यदि हम बात करें तो इन्हें किस नाम से जाना जाता था, दूसरे किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इनमें से जो कुषाणों का जो सबसे फेमस जो विख्यात हुआ प्रमुख शासक वो कौन था। ठीक है, और ये बताना है इसमें कि इनका कौन सा शासक था जिसने रेशम मार्ग पर कब्जा किया था, रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, फिर इसमें यह बताना है कि चौथी जो बौद्ध संगीत समिति हुई थी, चौथी वो किस शासक के समय पर हुई थी। ठीक है,
और डेट भी बताना है कि कब हुई थी चौथी बौद्ध संगीत समिति। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इतने क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। और जो हों तो आप अपने माइंड से, जो मैंने कल पढ़ाया था तो उसे देख करके काफ़ी सारे क्वेश्चन आप अपने माइंड में जो हो तो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आज के यहाँ से टॉपिक चालू करते हैं। अब आप यहाँ पे आगे जो देखना है तो क्या है, दक्षिण भारत में जो संगम युग था तो उसके बारे में कुछ पॉइंट है, तो बस उसको थोड़ी सी पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। फिर इसके बाद हम गुप्त वंश चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं संगम युग। संगम का मतलब क्या होता है, मिलना। क्या होता है, मिलना। ठीक है, संगम का अर्थ क्या होता है, मिलना। तो यहाँ पे क्या होता था दक्षिण भारत में कि जो एक तरीके से क्या बोलेंगे, जो दर्शन शास्त्री होते थे, कौन, जो दर्शन शास्त्री होते थे, तो वो आपस में मिल करके शास्त्रार्थ करते थे, यानी बातों को एक दूसरे के पक्ष का सुनते थे, तो उसको क्या बोलते थे, संगम बोलते थे। ठीक है, तो वहीं से ये शब्द निकला है संगम युग। अब आगे हम यदि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे संगम युग का टाइम कितना से कितना माना जाता है, तो संगम युग का टाइम जो है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, लगभग 600 साल तक माना जाता है। अब इन 600 सालों में यहाँ पर 3 राजवंश हैं जो शासन करते हैं। ठीक है, इनमें से जो सबसे शक्तिशाली होता है तो वो चोल होते हैं। कौन होते हैं, चोल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैप बनाने की कोशिश की है, आप इसको समझिएगा। घर में यदि मैप होगा आपके तो उससे आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे आता है, यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये किस जगह पर है, उत्तर पूर्व में। कहाँ पर, उत्तर पूर्व में। कहाँ पर है ये, उत्तर पूर्व में। तो यदि चोलों को पूछेगा तो उत्तर पूर्व में शासन था। कहाँ पर था, उत्तर पूर्व में। ठीक है, और यदि पूछेगा कि चेर का, तो चेर का कहाँ पर था, दक्षिण पश्चिम। कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम। और यदि पांड्यों को पूछेगा तो दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना। चेरों की बात करें तो आधुनिक केरल में चेर फैले थे। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये पांड्य और चोलों के बीच से कौन सी नदी बहती थी, कावेरी नदी। कौन सी नदी बहती थी, कावेरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी बहती थी, कावेरी नदी। और इसी कावेरी नदी में चोर वंश का एक शासक था, कारिकाल। कौन था, कारिकाल। तो उसने कावेरी नदी पर एक डैम का निर्माण किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आएगा कि चोर वंश के किस शासक ने कावेरी नदी पर बांध का निर्माण करवाया था, तो कारिकाल ने करवाया था। किसने करवाया था, कारिकाल ने करवाया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन यदि आ जाए कि पांड्य राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो मदुरई थी। कौन सी थी, मदुरई या मदुरई। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है यहाँ से। इसमें से ज्यादा चीजें नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें हैं, बाकी है तो बहुत कुछ, लेकिन वो हमारे किसी मतलब का नहीं है। ठीक है, हमको जो तो इसमें PhD नहीं करना है, ना तो हमें IAS का पेपर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पांड्य किस क्षेत्र में थे, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, इनकी राजधानी मदुरई। चेर जो है तो दक्षिण पश्चिम में, आधुनिक केरल में। चोलों का जो सबसे शक्तिशाली शासक था कारिकल, उसने कावेरी नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब यहाँ से एक इलागो नाम का एक व्यक्ति थे, इलागो नाम के एक दर्शन शास्त्री थे। उन्होंने क्या लिखा था, एक शिल्पाधिकारम नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, क्या लिखा था, शिल्पाधिकारम नामक पुस्तक। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है पायलों का गीत। क्या है, पायलों का गीत। क्या है इसका अर्थ, पायलों का गीत। ठीक है, और ये क्या है, एक प्रेम कहानी की पुस्तक है। क्या है ये, इसमें एक प्रेम कहानी बताई गई है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रेम कहानी बताई गई है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। पूछेगा कि शिल्पाधिकारम की रचना किसने की, तो इलागो ने की। किसने की, इलागो ने की। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम अगला पॉइंट देखें तो यहाँ पे यदि ये ऐसा है कि दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति यानी जो वैदिक साहित्य है, ठीक है, जो वैदिक चीजें हैं, वेद पुराण उपनिषद, इन सारी चीजों का, इससे रिलेटेड जो संस्कृति है, तो दक्षिण भारत में किसने फैलाया, तो अगस्त ऋषि ने। किसने फैलाया, अगस्त ऋषि ने। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको संगम युग से याद रखना है। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा इरेज करके आगे हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इधर आगे हम समझते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, और अभी हमने जो सारी चीजें डिस्कस की उसके आगे गुप्त साम्राज्य करना है। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य में क्या होता है कि इसकी स्थापना लगभग 3री शताब्दी में हो जाती है। कब हो जाती है, 3री शताब्दी में, मतलब लगभग 270 ईसा ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे कौन इसकी स्थापना करता है, इसकी स्थापना करता है श्रीगुप्त। कौन करता है, श्रीगुप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो क्या बताएंगे, श्रीगुप्त। कौन है, श्रीगुप्त। ठीक है,
इसके अलावा ये इसमें ये कौन थे, गुप्त जो थे, तो ये कौन थे, कुषाणों के पहले क्या थे, सामंत थे, यानी कुषाणों के अंतर्गत ये कार्य करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि गुप्त वंश पहले किनके सामंत थे, किस राजवंश के सामंत थे, तो कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, ये बात समझनी है आपको। अब यहाँ पे देखिए जो शासक हैं इनके तो इनका सीक्वेंस लिखा है, इसको आपको समझना है। जैसे सबसे पहला शासक श्रीगुप्त, ठीक है, फिर इसके बाद घटोत्कच, फिर तीसरे नंबर में चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चौथे नंबर में समुद्रगुप्त, फिर पांचवें नंबर में चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर छठे नंबर में कुमारगुप्त, सातवें नंबर में स्कंदगुप्त, और फिर अंतिम शासक विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इस तरीके से समझना है इसको। अब यहाँ पे हम आगे कुछ बातें डिस्कस करते हैं। जैसे ये आपको याद रखना है कि श्रीगुप्त, घटोत्कच, मान लीजिए कभी सीक्वेंस आ जाए तो इसके लिए घटोत्कच इंपॉर्टेंट आए हैं, हमको चंद्रगुप्त प्रथम से चालू करना है। ठीक है, और यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर ये कुमारगुप्त और थोड़ा सा स्कंदगुप्त के बारे में दो एक लाइन पढ़ना है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के प्रथम के बारे में देखते हैं। ये पहला प्रथम महान शासक सभी जगह का नहीं, प्रथम महान शासक गुप्त वंश का, गुप्त साम्राज्य का प्रथम महान शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि पहला जो सबसे अच्छा शासक निकला तो कौन निकला, चंद्रगुप्त प्रथम। इसने किसकी उपाधि धारण की, महाराजा धीराज। तो आएगा कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसने गुप्त संवत चलाया, क्या चलाया, गुप्त संवत चलाया। ठीक है, गुप्त संवत एक कैलेंडर निकाला, तो इसको भी आपको याद रखना। पूछेगा कि गुप्त वंश के किस शासक ने गुप्त संवत चलाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। ठीक है, आगे यदि हम बात करें यहाँ पे तो समुद्रगुप्त की, किसकी, समुद्रगुप्त की। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त मतलब जो भारत का जो ऊपरी हिस्सा है उत्तर वाला उसका, ठीक है, उसके 9 प्रांतों को, और दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण भारत के 12 प्रांतों को जीता था। ठीक है, इसलिए जब ये जीता तो इसको फिर क्या कहने लगे, भारत का नेपोलियन। क्या कहने लगे, भारत का नेपोलियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का नेपोलियन इसको कहा गया। क्या कहा गया, भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना है, भारत का क्या कहा गया, नेपोलियन क्या कहा गया इसको। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इसके आगे यदि हम बात करें तो इसने किसकी उपाधि धारण की, अश्वमेधकर्ता परम भागवत। ठीक है, अश्वमेधकर्ता परम भागवत। इसके अलावा इसने एक उपाधि और धारण की थी, पराक्रमांक। क्या, पराक्रमांक। ठीक है, तो ये जरूर आपको याद रखना, पराक्रमांक या तो पराक्रमांक दोनों लिखा है किताबों में। ठीक है, तो परम भागवत अश्वमेधकर्ता पराक्रमांक की उपाधि इसने धारण की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा आएगा कि अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसने धारण की, समुद्रगुप्त ने। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, इसने इसे कविराज भी कहा गया, कविराज की भी उपाधि धारण की। ठीक है, इसकी उपाधि धारण की, कविराज की भी उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, यहाँ पे यदि हम और बात करें तो इसने अपने जो सिक्के थे, क्या थे, सिक्के, उनमें इसकी वीणा बजाती हुई मूर्ति मिली। क्या मिली, वीणा की पोजीशन में, वीणा लेकर के बजाती हुई पोजीशन में इसकी जो तो प्रतिमा उखरी हुई मिली उसमें। ठीक है, तो इससे इसका क्या जो तो इसको किसकी उम्मीद लगाई जाती है कि ये कौन था, संगीत प्रेमी था। क्या था ये, संगीत प्रेमी था। ठीक है, क्या था, संगीत प्रेमी था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना, क्या था, संगीत प्रेमी था। इसका जो दरबारी था, तो दरबारी की इसका जो दरबारी था तो उसका क्या नाम था, हरिसेन। क्या नाम था, हरिसेन। ठीक है, पूछेगा कि हरिसेन, सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि हरिसेन किसका दरबारी था, तो क्या बताएंगे, समुद्रगुप्त का। किसका, समुद्रगुप्त का। ठीक है, और यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया था, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था, तो ये किसने करवाया था, हरिसेन ने। किसने करवाया था, हरिसेन ने। ठीक है, किसने करवाया था, हरिसेन ने। तो इसको भी आपको याद रखना है, किसने करवाया था, हरिसेन ने करवाया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हम और बात करें आगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय की, किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, कब से शुरुआत हुई, मतलब गद्दी पर किसने कब बैठा। यहाँ पे देखिए डेटें हमें इस तरीके से इसको याद नहीं करना है, कब से कब तक उसने शासन किया।
इसने गद्दी पर कब बैठा, तो 380 ईस्वी में। कब बैठा, 380 ईस्वी में, ठीक है। और इसके समय पर जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो इसके समय पर एक चीनी यात्री आया जिसका नाम क्या था, फाहियान। क्या नाम था उसका, फाहियान नाम था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कौन आया था, फाहियान। चीनी यात्री कौन आया था, फाहियान आया था, ठीक है। और इसने शकों पर विजय प्राप्त की। शकों पर क्या 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 प्राप्त किया, विजय प्राप्त किया, ठीक है। और इसके पहले मैंने बताया था कि 58 ईस्वी में जब शकों का आक्रमण हुआ था, ठीक है, तो उस समय पर एक शासक ने जो तो स्थानीय शासक ने शकों पर विजय प्राप्त की थी, और फिर उसने किसकी उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी जब शकों पर विजय प्राप्त की, तो इसने भी क्या किया, इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने चांदी के सिक्के चलवाए। किसके, चांदी के सिक्के। क्या चलवाए, चांदी के सिक्के चलवाए, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर नवरत्न रहते थे, ठीक है। इसके जो हो तो सभा में, इसके जो हो तो उसमें कौन रहते थे, नवरत्न, मतलब 9 लोग प्रमुख रूप से, ठीक है। जिस प्रकार से अकबर के दरबार में रहते थे, तो इसी तरीके से इनके भी दरबार में 9 लोग रहते थे। उनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं, तो कालिदास है, ठीक है, धन्वंतरी है, और कौन है, वराहमिहिर है, और कौन है, वरुरुचि है, ठीक है। कौन है, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, वरुरुचि, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा सा आएगा कि कालिदास, वराहमिहिर, वरुरुचि या धन्वंतरी किनके दरबारी थे, तो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब मैं इसे इरेज करके कुछ आगे हम चीजें डिस्कस कर लेते हैं। आज ये गुप्त वंश खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें और हैं, बस इससे खत्म हो जाएगा हमारा गुप्त वंश, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुमार गुप्त के बारे में बात करें हम यदि यहाँ पे आगे, तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। सीधा सा क्वेश्चन ये आएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, तो कुमार गुप्त ने करवाई थी। किसने करवाई थी, कुमार गुप्त ने करवाई थी, ठीक है। कुमार गुप्त के बाद जो दूसरा शासक आता है तो कौन है, स्कंदगुप्त। कौन है, स्कंदगुप्त। तो इसने सुदर्शन झील की क्या करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, फिर से इसको सही करवाया, ठीक है। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि गुप्त वंश का कौन सा शासक सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाता है, तो स्कंदगुप्त। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सुदर्शन झील जो है तो कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण रियल में हुआ था मौर्यों के समय, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के समय पर इसका निर्माण हुआ था। लेकिन मैंने इसके पहले बताया था कि जो शक वंश का कौन था, रुद्रदामन। कौन था, रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन जो था तो उसने भी इसका क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। उसने भी इस झील का क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था, और फिर स्कंदगुप्त ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है यहाँ से। अब यदि हम आगे बात करें तो यहाँ पे जो अगला शासक है यहाँ पे, तो इसका कौन है, विष्णुगुप्त। तो ये कौन सा शासक है, ये अंतिम शासक है, ठीक है। तो बस इसको इतना याद रखना कि ये अंतिम शासक कौन है, अंतिम शासक है, ठीक है। यहाँ से क्या है, ये अंतिम शासक है। अब यहाँ से हमको पढ़ना है शब्दावली, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चनों में आती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे शब्दावली क्या है, जो सबसे बड़ी इकाई होती थी तो क्या होती थी, देश। क्या होती थी, देश। और देश से छोटा भुक्ति या तो प्रांत, ठीक है। क्या होती थी, भुक्ति या तो प्रांत, ठीक है। इसके जो शासक होते थे भुक्ति या प्रांत के, तो उसको क्या बोलते थे, उपरेक। क्या बोलते थे, उपरेक बोलते थे। क्या बोलते थे, उपरेक, ठीक है। और इसके शासक को गोपना, क्या बोलते थे, गोपना बोलते थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, गोपना, उपरेक। और जो इससे छोटी इकाई होती थी विषय, तो उसके शासक को विषयपति। क्या बोलते थे, विषयपति, ठीक है। और ये मेठ, ये कई गांवों को मिला करके एक मेठ बनता था, पेठ बनता था, सॉरी माफ करिए, पेठ बनता था। क्या बनता था, पेठ बनता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि जो देश का शासक होता था तो गोपना, जो सबसे बड़ी इकाई होती थी देश, फिर उससे छोटी भुक्ति या प्रांत, ठीक है। जैसे ये अपना प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, ऐसे। फिर इसके बाद विषय यानी जिला, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना। यहाँ पे जो मुख्य पुलिस अधिकारी होता था, कौन, पुलिस अधिकारी। कौन होता था, पुलिस अधिकारी, ठीक है। जो मुख्य पुलिस अधिकारी होता था तो उसको क्या बोलते थे, दंडपाशिक। क्या बोलते थे, दंडपाशिक। तो ये चीज आपको याद रखना, क्या बोलते थे, दंडपाशिक बोलते थे, ठीक है। दंड से दंड कौन देता है, पुलिस देती है। तो इस चीज से आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, जो क्षेत्र यानी कृषि योग्य भूमि, जिस भूमि में कृषि होती थी तो उसको क्षेत्र बोलते थे। क्या बोलते थे, क्षेत्र बोलते थे, ठीक है। और क्षेत्र को ऐसे करिए खेत, क्षेत्र को
खेत, क्या बोलते थे क्षेत्र को खेत, ठीक है। और वैसे भी जो क्षेत्र है तो खेत का क्या है, ये क्षेत्र का क्या है, हिंदी में एक शब्द होते हैं ना तत्सम तद्भव, तो ये तत्सम शायद क्षेत्र है, मुझे लग रहा है तत्सम क्या है इसका क्षेत्र है, और तद्भव क्या है खेत है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे याद रखना है। खेत में कृषि होती थी तो कृषि योग्य भूमि जो तो क्षेत्र बोलते थे। वास्तु यानी रहने योग्य भूमि, रहने वो योग्य भूमि को वास्तु बोलते थे, क्या बोलते थे वास्तु। और हम लोग जब घर बनवाते हैं तो उसमें वास्तु देखते हैं कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे क्या होगा, ये तो यहाँ से आपको रिलेट कर लेना है, ठीक है। सील जो होती थी, सील वो जोतने के योग्य भूमि नहीं होती थी, मतलब ऐसी भूमि जिसको हम जोत नहीं सकते थे उसको सील बोलते थे। तो आप ऐसे सोचिए कि मान के चलिए कोई बॉटल है उसका ढक्कन बंद है तो उससे तो कुछ आएगा ही नहीं, मतलब ऐसा कि यदि कोई जमीन है और जमीन बहुत कठोर है मतलब उसके अंदर सील बंद है, ठीक है, अब वहां पे जुताई नहीं हो सकती, तो इसको आप ऐसे रिलेट करेंगे। और जो अपरहद है, अपरहद तो इसको जंगली भूमि को क्या बोलते थे, अपरहद बोलते थे, क्या बोलते थे अपरहद बोलते थे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करें थोड़ा सा, यहाँ से यदि हम आगे बात करें तो सिंचाई किस माध्यम से होती थी, सिंचाई की जो प्रक्रिया होती थी वो राहट होती थी, क्या होती थी राहट, ठीक है। राहट जो पुराने जो गांव में रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा पता ही होगा राहट क्या है, ठीक है। तो राहट प्रक्रिया होती है जो बड़े कुओं से पानी निकालते थे पुराने समय में, ठीक है, तो वो चीज सिंचाई के लिए यूज होती थी। अब ये जो उज्जैन है इस समय पर, उज्जैन, तो उज्जैन जो है तो गुप्त वंश का मुख्य व्यापारिक केंद्र होता है। जो गुप्त वंश के समय मुख्य व्यापारिक केंद्र क्या होता है, उज्जैन। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि गुप्त वंश के समय मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन सा शहर था, कौन सा स्थान था, तो उज्जैन था, क्या था उज्जैन था, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है। और पूछेगा कि गुप्त वंश की जो शासकीय भाषा थी, जो शासकीय भाषा थी तो क्या थी, तो संस्कृत, क्या थी संस्कृत थी, क्या थी संस्कृत थी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे यदि हम बात करें तो कालिदास की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने भी पढ़ा था कि कालिदास वगैरह, वराहमिहिर वगैरह और वररुचि वगैरह इसके जो तो गुप्त वंश में जो तो क्या थे, दरबारी थे, नवरत्न थे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम बात करें कालिदास की, तो कालिदास ने एक रचना की थी अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या की थी अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, एक प्रेम कहानी है जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रखना, सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना, ठीक है। यदि हम आगे बात करें तो विष्णु शर्मा ने किसकी रचना की, पंचतंत्र की, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि पंचतंत्र में किस समय का, किस राजवंश का वर्णन किया गया है, तो गुप्त वंश का वर्णन किया गया है पंचतंत्र में, ठीक है। और पंचतंत्र क्या है, संस्कृत का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। आज तक जितने भी संस्कृत में ग्रंथ है तो सबसे अधिक कौन प्रचलित हुआ है, तो पंचतंत्र हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन सीधा से ये आएगा कि संस्कृत का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ कौन सा है, तो पंचतंत्र है, ठीक है। इसकी रचना किसने की थी, विष्णु शर्मा ने, ठीक है। यदि हम आगे बात करें तो वराहमिहिर ने दो रचनाएं की, बृहद संहिता और इधर पंच सिद्धांतिका, क्या पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चनों के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बुक्स से। जो स्टैटिक वाला पोर्शन है तो वहां के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैंने रख दिया आपके सामने। आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी, आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी। और कौन सी लिखी, सूर्य सिद्धांत लिखी, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य सिद्धांत पंच सिद्धांत, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने, ठीक है। अब आर्यभट्ट, आर्य एक तरीके से सूर्य को भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस यहाँ से आपको याद रखना है इसको, सूर्य को। तो सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया। और क्या जो तो यहाँ पे जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को बहुत अच्छे से डिफाइन किया किसने, आर्यभट्ट ने, ठीक है। और इन्होंने पहली बार बताया कि पृथ्वी जो हो तो अपनी धुरी पर क्या होती है, घूमती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें तो विदेशी लोग हमारे यहाँ से चुरा करके ले गए और अपना जो है तो बता दिए कि हमने खोजा है, ठीक है। बताइए ये कितने पुराने समय पर, गुप्त वंश के समय से ये बता रहे हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि पृथ्वी तो अपनी धुरी पर घूमती है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का रीजन बताया, सूर्य सिद्धांत की पुस्तक है, आर्यभट्टियम की पुस्तक है, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता पुस्तक है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, सांस्कृतिक उपलब्धियों का मतलब क्या है, इनके गुप्त वंश के समय पर इतनी ज्यादा जो है तो भारत का विकास हुआ। मतलब देखिए यहाँ पे आर्यभट्ट हैं, ऐसे ऐसे सिद्धांत दे रहे हैं एकदम से जो तो वैज्ञानिक तरीके से। और ये जो विष्णु शर्मा है, पंचतंत्र एक बड़ी फेमस पुस्तक है,
कालिदास जैसे महान जो तो लोग यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। इन सारी चीजों के कारण इस गुप्त वंश को क्या कहा गया? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, तो सीधे सा क्वेश्चन ये आएगा कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गुप्त वंश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुप्त वंश को कहा जाता है। ठीक है, यदि हम आगे बात करें तो सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के, इसको मैंने पहले भी करवाया था। ठीक है, जब हमने हिंद यूनानी और शक वगैरह पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीज हमने वहां पे देखी थी। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो सर्वाधिक सोने के सिक्के कहाँ पर चालू हुए थे? तो गुप्त वंश में। कहाँ पर? गुप्त वंश में जारी किए गए थे। कहाँ पर जारी किए गए थे? गुप्त वंश में जारी किए गए थे। ठीक है, यदि हम आगे बात करें तो सबसे पहले सोने के सिक्के, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जो तो चालू किए थे? तो हिंद यूनानियों ने। किसने? हिंद यूनानियों। किसने? हिंद यूनानियों ने। ठीक है, किन्होंने दिए थे? हिंद यूनानियों ने सबसे पहले किए थे। और ये सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, ये आपके लिए रहेगा HW। ठीक है, क्योंकि ये मैंने कल परसों भी बताया। ठीक है, तो ये आपको लास्ट वाला में आपका कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और इसके बाद फिर हम कल जो हो तो लेक्चर करेंगे और कल जो हो तो हमारा जो ओल्ड हिस्ट्री है पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमारा कौन सा आएगा? मिडिवल हिस्ट्री आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।